Am I audible to all of you? Hello. Am I audible to all of you? Yes, sir. ओके ओके मैम, जैसा कि आपको पता है हिंदी के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हमारी क्लास चलेगी पत्र लेखन पर। जैसा कि आपकी कॉपीज आ रही थी, जिसमें स्टूडेंट्स की मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स जो हो रही थी वो पत्र लेखन में ही हो रही थी। मैं पहले जानना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनसे कि आपकी बेसिकली प्रॉब्लम्स राइटिंग में किस पोर्शन में आ रही है। ग्रामर काफ़ी लोगों का ठीक है, वो पढ़ने से आपका ठीक हो जाएगा। राइटिंग वाले पोर्शन में आप बताइए आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। मेरे पास कुछ कॉपीज़ है सैंपल के तौर पे बताने के लिए, कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो आप, कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप बताइए पहले, उसके अनुसार अपन आज की क्लास को आगे बढ़ाएं। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। तो मतलब मेरी हिंदी उतनी भी वीक नहीं है, समझ में आती है जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं या जो कुछ भी है। जी बट एक जब भी अनुवाद करने या ऐसे लिखने के लिए बैठते हैं ना, तो जो वर्ड्स होते हैं उसको एक बार सोचना पड़ रहा है। मतलब थोड़ा सा 10 सेकंड 15 सेकंड के ट्रांसपेरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो एक तो वहाँ टाइम लग रहा है कि वर्ड्स आते हैं बट क्योंकि बहुत टाइम से यूसेज में नहीं है या यूज में नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा याद करना पड़ रहा है। दूसरा, पत्र लेखन में जो भी पैटर्न है, अलग अलग पैटर्न है, तो उसमें किस तरीके से किस पत्र में या किस उसमें पैटर्न में जो भी पत्र क्रमांक है या जो कुछ जी भी है वो किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है, क्योंकि उसमें शायद 3-4 चीजें हैं। पहले क्रमांक जी डालोगे, जी फिर विभाग का नाम डालोगे, फिर ईयर डालोगे, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। जी और बाकी अनुवाद और संक्षिप्तीकरण में मतलब प्रॉपर थोड़ा सा अगर संक्षिप्तीकरण में थोड़ी टिप्स मिल जाती कि मतलब जो बेसिक है वो तो पता ही है कि 1/3 करना है, लाइंस गिन के जी ये जी सब कुछ करके, बट जैसे संक्षिप्तीकरण में बेसिक ट्रिक या कुछ टेक्निक मिल जाती कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, वो थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हो कि कैसे जी जी बताना है। और अनुवाद में भी सेम संक्षिप्तीकरण में से। जी। और कोई जिसकी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो? देखिए जैसे कि इन्होंने बताया आपका पेपर जो है वो 2 पोर्शन में है। जिसमें फर्स्ट पोर्शन के अंदर आपका व्याकरण का भाग है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ठीक कर ले रहे हैं। और दूसरा वाला पोर्शन है जिसमें आपको पत्र लिखना पड़ रहा है। उसके अलावा आपको अनुवाद वाला सेगमेंट है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है जितना इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए होता है। उसके अलावा आप जाते हो तो मैंने जिन स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स देखी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो कॉपीज़ आपकी आ रही है उनकी एक तो इसमें आ रही है अनुवाद में, और दूसरी आपकी मिस्टेक आ रही है निबंध के अंदर। आपको पता है 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी शब्द सीमा ही पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग रहेगी वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉपीज़ के साथ में जो आप ही में से स्टूडेंट्स की है। जिनकी है वो पहचान लेंगे, बाकी कॉपीज़ पे नाम नहीं लिखा हुआ है। जैसे आपने पहला शब्द देखा कि इसमें अशुद्धि क्या है, आपको पहले ही याद आ जाना चाहिए कि यह प्रत्यय लगा हुआ है, यह प्रत्यय से संबंधित अपने को इसमें नियम लगाने हैं। यह प्रत्यय से संबंधित आप नियम फाइंड आउट करेंगे तो अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा। हाँ, जैसे कि इसमें म है जो कि ऑलरेडी आधा है, और पहले पूरे वर्ण की मात्रा में वृद्धि होगी, अ की मात्रा आ में तब्दील हो जाएगी। इस प्रकार इस पे आप ध्यान देंगे, जो कि काफी स्टूडेंट्स है जो ठीक कर रहे हैं। आगे का पुट जी
जी जिनका माइक ऐसे ही ऑन रखा हुआ है वो प्लीज़ म्यूट कर लीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टरबेंस ना हो। फिर हम देखते हैं वाक्य शुद्धि के अंदर। वाक्य शुद्धि के अंदर इस बार क्रम से संबंधित अशुद्धि है इसमें, और इसमें है जो शब्द चयन से संबंधित अशुद्धि है जो इन्होंने ठीक करा है। उसके बाद में हम अगर आगे देखें तो व्याकरण से संबंधित पोर्शन ठीक जा रहा है सभी स्टूडेंट्स का। जी जी जिनका ऑन है माइक वो म्यूट कर लीजिए प्लीज ताकि डिस्टरबेंस ना हो बाकी को। जैसे ये जी 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 कर रहे हैं कर रहे हैं। ये अनुवाद से संबंधित है जिसमें आपको खुद ही को देखना पड़ेगा, आपकी खुद की वोकैब इसमें काम आएगी। इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पे आपकी मदद कितनी कर सकता हूँ वो आप खुद समझ सकते हैं। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं जिसमें आपको ये पता होगा कि सबसे पहले स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं पढ़ते, शीर्षक। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका शीर्षक लिखा ही नहीं होता। आपको शीर्षक लिखना है, आप पूरा पैरा पढ़ेंगे। आज तक आपको ये सिखाया गया था कि जो पैरा पढ़िए जिसमें जिस चीज़ का बार बार जिक्र किया जा रहा है वो आपको शीर्षक के रूप में लिखना है। लेकिन हम देखेंगे कि पूरा पैरा पढ़ने के बाद में इसका क्या भाव आ रहा है, उसके अनुसार आप एक छोटा सा शीर्षक देंगे जिसको मिडल में लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स शीर्षक लिखना यहाँ से शुरू करते हैं, उनका शीर्षक यहाँ तक खत्म नहीं होता। तो आपका शीर्षक बिल्कुल छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स की जो गलती होती है, आपका ये पैरा है, आपको पता चल जाना चाहिए, आप काउंट कर लीजिए नो डाउट शब्दों को कितने शब्द है उसका 1/3 कर लीजिए, और 1/3 शब्द जितने होते हैं वो यहाँ लिखिए। शब्द जितने भी हो रहे हैं 1/3 के रूप में वो शब्द आप पल इसको पूरा करने के बाद में आपको यहाँ मेंशन करने हैं ताकि आपके नंबर ना कटे। आपको लास्ट टाइम में यही ध्यान रखना है कि आपके नंबर कहाँ काटे जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं इसके लिए आप लेट हो गए, लेकिन हम इसके लिए भी कुछ कोशिश करेंगे आगे के लिए। अब जिसका डिस्कस हम कर रहे थे वो है प्रारूप। अभी आप देखिए इन्होंने लिखा है राजस्थान सरकार। आपको जब भी लिखो राजस्थान सरकार, जब भी हेडर डालो आप तो उसको मिडल ऑफ द पेज में लिखना है जैसा कि इन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद में इन्होंने लिख दिया कुलपति विश्वविद्यालय, पत्र क्रमांक जो इन्होंने लिख लिया। फिर उसके बाद में कार्यालय कुलपति ये लिख लिया इन्होंने। पत्र क्रमांक इधर लिखा जाएगा, इसके जस्ट सामने दिनांक लिखी जाएगी। इसके बाद में प्रियश्री, जैसा कि ये अर्धशासकीय पत्र है जो कि मैं शैली में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, जिसमें इन्होंने लिखा मैं आपका व्यक्तिगत ध्यान, ये इनकी शुरुआत है। इसके बाद में आपको ये चीज़ें लिखनी है जो आपने लिखी। उसके बाद में सुबह यहाँ कुछ स्टूडेंट अपना नाम या कोई नाम लिख देते हैं, वो लिखने की बजाय आप ये ही लिखें क ख ग, आपको नाम नहीं लिखना। कुछ स्टूडेंट वाक्य प्रयोग में भी ये गलती कर देते हैं, आपको धार्मिक नाम भी कोई किसी प्रकार का यूज नहीं करना है, इससे भी आप बचें। फिर हम देखते हैं इनके निबंध के बारे में। जिनकी कॉपी है उनको पता है, बाकी आपके लिए सैंपल कॉपी के तौर पे ये आप एक बार समझ लीजिए। इनके नंबर हर एक सेगमेंट में अच्छे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर इनके नंबर काटे जाएंगे, ये कहीं लैग करेंगे, तो वो जगह है निबंध की। निबंध के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको कैसे लिखना है। जैसे कि इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है धारा प्रवाह शैली में। आपका टाइटल देखिए राजभाषा हिंदी और राष्ट्रीय एकता। पहले तो राजभाषा हिंदी, आप लॉ से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा संवैधानिक दर्जा क्या है इसका, उससे आप इसकी शुरुआत कीजिए जो कि आपकी भूमिका में आएगा। वो लिखने के बाद में राजभाषा हिंदी से संबंधित करंट में क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है कि हिंदी भाषा का प्रयोग करने वालों के साथ में कुछ हिंसात्मक गतिविधियां हुई हो, या फिर कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है कि हिंदी का विरोध किया जा रहा है, तो कैसे मैनेज करोगे आप इसको। चुनौतियां क्या है, आप पहले चुनौती लिखेंगे। 20
15-20% भाग आपका जाएगा इसकी भूमिका बनाने में, 30 से 35% भाग आपका इसमें जाएगा चुनौतियों को लिखने में, फिर उसके बाद में 30 से 35% आपका समाधान देने में जाएगा, और अंत में आपको इसका लिखना है सकारात्मक निष्कर्ष। अभी इन्होंने जो लिखा है 1.5 पेज से 2 पेज में लिखना चाहिए, उसकी जगह इन्होंने 1 पेज में निबंध को पूरा कर लिया। इन्होंने फैक्ट्स भी यूज किए हैं, अनुच्छेद का भी वर्णन किया है, उल्लेख किया है इसमें, जिससे ये लगता है कि इन्होंने हवाबाजी नहीं की है, सोच समझ के चीजें लिखी गई है। ये लिखने से पहले आपको क्या करना है अगली कॉपी में आपको बताते हैं। निबंध में सुधार आपको करना है, वो कैसे करेंगे उसके लिए आप जान लीजिए कुछ डिवीजन जो इनकी कॉपी में मैंने मार्क करके भेजा है। सबसे पहले आप टॉपिक समझिए, टॉपिक क्या कहना चाहता है। जैसे कि राजभाषा से संबंधित टॉपिक था, इसमें संवैधानिक स्थिति क्या है उसको लिखेंगे हम भूमिका के अंदर। फिर हम चुनौतियों के बारे में लिखेंगे। उत्तरी भारत में हिंदी को सहर्ष स्वीकारा जा रहा है, हिंदी बोली जा रही है, लेकिन दक्षिण में सॉरी सर, जी सॉरी टू इंटरप्ट, जो स्क्रीन पे मतलब आपने पेज लिखा हुआ है वो क्लियरली दिख नहीं रहा है, लाइव है। आपको शेयर कर दी जाएगी कॉपी मैम, ग्रुप में कॉपी आ जाएगी, ग्रुप में कॉपी शेयर कर देंगे, अभी मैं बोल दूंगा, अभी शेयर हो जाएगी कॉपी आपको। तो ये हर एक कॉपी में ऐसा का ऐसा आपको मिल जाएगा जिसमें समझाया गया है कि आपको ऐसे कैसे लिखना है। कैसे लिखोगे तो आप शब्द सीमा को भी रीच कर पाओगे और इफेक्टिव तरीके से लिख पाओगे। कॉपी आपको शेयर हो गई है, आपको मिल जाएगी ग्रुप में, आप देख सकते हैं अभी। तो ये चुनौतियां अपन लिखेंगे, शुरुआत इससे करेंगे जिसमें 15 से 20% हिस्सा अपना जाएगा। उसके बाद में अपने को 30 से 35% हिस्से में प्रॉब्लम्स लिखनी है, ताकि हमें पता प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आसानी से की जा सकती है, जो हम कर भी लेते हैं। लेकिन 40 से 45% हिस्सा अपने को देना समाधान में, ताकि हमारी सकारात्मक अप्रोच नजर आए। ये तो हो गया टॉपिक को समझने से संबंधित चीजें। उसके अलावा जो अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी में दिक्कत होती है, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी उतनी ही दिक्कत होती है जो होती है आपको सुंदर व साफ लिखने में। तो इंग्लिश वाले कहीं भी खुद को पीछे महसूस ना करें। आपके 50 नंबर का जो सेगमेंट है, हम आगे बैच लाएंगे, लक्ष्य बैच करके, जिसमें 15 दिन के भीतर भीतर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आप कर रहे हो वो कॉपी के साथ में आपको बताई जाएगी, जो आपको जानकारी मिल जाएगी बैच के बारे में सर के द्वारा। अभी आप कहाँ गलती कर रहे हो? सुंदर और साफ लिखने में सभी गलती कर रहे हैं, काट चाट करते हैं सब, उससे भी बचे। आगे मात्राओं की गलतियों से बचे। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी सबसे ज्यादा मात्राओं की गलतियां करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो करते ही हैं। उसके अलावा आप जो इनके निबंध की जो समस्या थी मैं आपको बता देता हूं, आप क्या क्या गलतियां करते हैं। धर्मों में आपको बिंदी लगानी है कि नहीं लगानी है, आप कई बार हैं और हैं यूज करते हैं, उसमें बिंदी लगानी है कि नहीं लगानी। इनकी जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आई उसको मैंने आइडेंटिफाई करके मार्क कर रखा है, वो मैंने इनको बताई है कि विशेष आपके द्वारा जो गलती की जा रही है वो बिंदी से संबंधित गलती की जा रही है। आपको ये कॉपी इनकी दिख रही होगी, ग्रुप में शेयर कर दी गई है, आप देख लीजिए। इनके द्वारा जो गलती की जा रही है वो ये गलती है। अब इनको सारी गलतियों पे काम करने की जरूरत नहीं, इनको सिर्फ इस पे काम करने की जरूरत जो 15-20 दिन में सुधारी जा सकती है, क्योंकि आपके एग्जाम को ज्यादा कोई समय है नहीं। तो व्यक्ति विशेष की जो गलतियां हो रही है उस पर हम काम करके आपको 15 दिन के भीतर आपकी इंप्रूव करवा देंगे। जैसे वह बाजार जाता है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें बिंदी नहीं आएगी। वे बाजार जाते हैं, बहुवचन है, तो इसमें बिंदी आएगी। ये एग्जाम्पल मिल गया इनको। अब इनकी गलती इससे संबंधित दोबारा नहीं होगी। फिर वापस आते हैं हम, ये चुनौतियां हो गई, फिर समाधान पे जाएंगे। कैसे एकता बनाए रखें, इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है। आप करंट पढ़ रहे हो, करंट इश्यूज पढ़ रहे हो, आप अपने दिमाग से सोचिए और समाधान के तौर पे लिखिए। कोई भी निष्कर्ष लिखें तो सकारात्मक लिखें कि कैसे संविधान लागू होने से अब तक हिंदी अपना अस्तित्व बनाए हुए है और उत्तरोत्तर सुधार होने की इसमें गुंजाइश भी बनी हुई है, सुधार कार्य भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। एक कॉपी की बात ये हो गई। अब एक कॉपी जिनकी व्याकरण अच्छी है उस पर इनको कार्य करना ही है, और सबसे आवश्यक है इनके लिए निबंध पे और पत्र का फॉर्मेट। संक्षिप्तीकरण के लिए भी 2-4 उदाहरण आपको पहले पढ़ लेने चाहिए ताकि आप अच्छे से लिख सकें। इनकी क्या प्रॉब्लम्स है वो भी आपको बता देता हूँ।
आप एक बार कॉपी देख लीजिए, ये कॉपी इस ग्रुप में शेयर हो जाएगी, आपका नाम नहीं लिखा आएगा, नाम हटा के शेयर की जाएगी ताकि पता चले एक दूसरे की क्या कमियां हैं। जरूरी नहीं है खुद ही गलती करके सीखे, दूसरे की गलतियों से भी सीखा जा सकता है कम समय के भीतर। ये इनकी कॉपी है जिसमें व्याकरण में इनके नंबर पूरे में से पूरे आने की संभावनाएं बनती है अगर ये इसी प्रकार मेहनत करते रहे तो। लेकिन इनके दिक्कत कहाँ हो रही है? इनके दिक्कत हो रही है दूसरे वाले पार्ट में जिनमें लिखना पड़ रहा है, इनकी लिखावट में दिक्कत आ रही है। इनको थोड़ा सा अपनी हैंडराइटिंग पे काम करते हुए, थोड़ा सा लिखते हुए, ये बहुत बेहतर तरीके से इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 40 नंबर का सेगमेंट आपका अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। जिसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है वो लिखवा के भी आपकी कॉपीज चेक हो ही रही है, आपको फीडबैक मिल ही रहा है। अब इन्होंने लिखा है संक्षिप्तीकरण, जिसमें यही चीज बोली गई है इनको कि 1/3 में लिखा जाए। जितना पैसेज आपको मिला है उसको संक्षिप्त करके लिखना है, और इन्होंने कितने शब्दों में लिखा है ये आपको भी समझ में आ रहा है। तो ये संक्षिप्तीकरण कहाँ से हुआ? ये तो भाव विस्तार तरीके से लिख दिया आपने। अब आप देखिए, आपकी ग्रामर अच्छी होते हुए भी आपके नंबर नहीं आएंगे। और जो स्टूडेंट गलती करते हैं, आप कोई भी पैरा स्टार्ट करें, चाहे निबंध का करें चाहे पत्र का करें, आपको पहले कुछ स्पेस, आपका पेपर है, आपका जो पेपर है उसका पहले का कुछ स्पेस आपको छोड़ना है, उसके बाद में आपको लिखना शुरू करना है। जैसे कि इन्होंने यहीं से शुरू किया, आप थोड़ा स्पेस छोड़िए फिर लिखना शुरू कीजिए। जैसे ही पैरा चेंज करना हो यहाँ से शुरू कीजिए। इन्होंने जो निबंध लिखा है आगे, वो लिखा है नारी सशक्तिकरण पर। वर्तमान में नारी सशक्तिकरण पर इन्होंने निबंध लिखा है। तो इन्होंने जो लिखा है, क्या गलतियां की और इनको कैसे लिखना चाहिए था, उसके बारे में इनको कॉपी में मेंशन करके दे दिया गया। ये कॉपी भी आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगी, जिसमें आपको ये देखना है नारी सशक्तिकरण से संबंधित अगर आपको लिखना है तो आपको क्या लिखना है, नारी से संबंधित कथन प्रस्तावना में लिखे। इसमें आप ये डाटा भी यूज कर सकते हैं, भारत का राजस्थान का लिंगानुपात क्या है, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। फैक्ट के साथ अच्छी शुरुआत हो सकती है। उसके अलावा नारी की समस्याओं का उल्लेख कीजिए, अशिक्षा के बारे में लिख सकते हैं आप, कुप्रथा के बारे में लिख सकते हैं आप। उसके बाद में आपको लिखना है समस्याओं का समाधान, सरकार की क्या योजनाएं हो रही है। आज ही के करंट में आप देखेंगे तो जोधपुर में कालिका यूनिट से संबंधित मोर्चा निकाला गया है। तो ये क्या है? कालिका यूनिट संबंधित पर्टिकुलर फीमेल्स की ही यूनिट है जो महिलाओं के प्रोटेक्शन में कार्य कर रही है। तो कैसे कर रही है? वर्तमान में यूपीएससी का परीक्षा परिणाम देख लीजिए आप, वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। सैन्य बल में महिलाओं की स्थिति के बारे में आप बता सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपके दिमाग में फैक्ट्स हो उनको आप यहाँ ड्रॉ कीजिए, और अंत में आपको पॉजिटिव निष्कर्ष देना है। जितने निबंध के टॉपिक होंगे हम क्लास लाएंगे आगे 15 डेज की, जिसमें 15 डेज हम यही करेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे जिनमें से आपको एक टॉपिक टकरा जाएगा परीक्षा के भीतर। तो उस पर कैसे लिखना है वो आपको आउटलाइन दे दी जाएगी। अब इसके बाद में आगे आपको लिखना, आप लिख के टेस्ट की कॉपी हमें भेजेंगे, हम उसमें सुधार बताएंगे कि आपको कहाँ करना है, कैसे करना है। अब हम आगे बात करते हैं अगली कॉपी पे। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपने पढ़ी है ग्रामर, जिसमें आप यहाँ से कमी फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, कहाँ, और ये काट चाट से आप विशेष रूप से बचें। जिनकी हैंडराइटिंग सुंदर नहीं है वो इससे भी बच जाएंगे, तो भी उनकी कॉपी अच्छी दिखने लग जाएगी। आप सब जगह नंबर प्राप्त कर ले जा रहे हैं, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ हो रही है? यहाँ 10 में से आपको 3.5 मिल रहे हैं। उसके बाद में दिक्कत कहाँ हो रही है? यहाँ आपने शीर्षक हेडिंग में डाल दिया, आपको हेडिंग में नहीं डालना है। मैं इसी शीर्षक की बात कर रहा था जो इन्होंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है। आपको यहाँ यूज नहीं करना, आपको एक शीर्षक देना, आपको जो भी अच्छा लगे वो आपके व्यक्तिगत शीर्षक हो सकते हैं जो इसको पढ़ के आपको समझ में आ रहा हो। ऐसा नहीं आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो आपके, नहीं, इससे संबंधित होना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए। या में आप शीर्षक नहीं देंगे। किसी भी पुस्तक के अध्याय में आपने कभी पढ़ा है क्या इस अध्याय का नाम ये या ये है? ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ भी उस चीज से बचे। यहाँ इनके नंबर कट गए। अब इसके बाद में फॉर्मेट से संबंधित चीजें हो जाएगी। अभी हम फॉर्मेट दिखा देंगे आपको, क्योंकि पत्र पे ही विशेष चर्चा चलेगी। कॉपी क्योंकि आपकी मेरे पास ही आती है, मेरे द्वारा ही चेक करके आप तक पहुंचाई जाती है, तो आपकी कमियां पहले बता दूं ताकि आप उस क्लास को अच्छे से ले पाए, वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो। इनके नंबर यहाँ काट लिए गए।
फिर औद्योगिक विकास से संबंधित आप पूरे पैरा पे पैरा लिखे जा रहे हैं, आप उसका डिवीजन कीजिए जो आपको यहाँ समझाया जा रहा है। आप ऐसे लिख के देखिए एक बार, आगे की जो कॉपी आएगी मेरे पास, अगली क्लास होगी तब मैं आपको बताऊंगा वो कॉपीज कि आपने कितना सुधार किया और इससे आपके नंबर में कितनी प्रोग्रेस होगी। 50 नंबर का सेगमेंट है जिसमें से ग्रामर केवल 10 नंबर की है। हमें काम 40 नंबर के सेगमेंट पे करना है क्योंकि समय इतना ही है। यहाँ इन्होंने शब्द सीमा ही पूर्ण नहीं करी। ये तो है आपकी कॉपीज। आज आते हैं अब हम अपनी क्लास पर। अपने सिलेबस में क्या क्या है, जिसमें से हमने एक टॉपिक पिक किया है पत्र लेखन। अब फॉर्मेट में जिनके दिक्कत हो रही है, क्या ये दिख रहा है आपको, पढ़ने में आ रहा है? ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, लेकिन आपके लिए अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ। चीज़ें आपको दिख रही होगी जो बोर्ड पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ, वो आपके लिए रीडेबल है। हम हम देखते हैं सामान्य कार्यालय पत्र। सामान्य कार्यालय पत्र के अंदर सबसे ऊपर आपको पता होगा किसी भी, ये पेज है अपना जिस पे सबसे पहले हेडर पे किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित अगर लिखा जा रहा है तो उस डिपार्टमेंट का नाम होगा हेडिंग में। सबसे पहले राजस्थान सरकार, भारत सरकार की तरफ से होगा भारत सरकार जो कि मिड में होगा, फिर उस डिपार्टमेंट का नाम होगा, फिर उसके बाद में सारी प्रक्रिया लिखी जाती है। सामान्य कार्यालय पत्र में क्या होता है, कार्यालय पत्र के भाग होते हैं जिसमें सबसे पहले दिया जाता है पत्र का शीर्षक। आपने पढ़ा होगा, मैं बोलूंगा तो आपको रिकॉल होगा। मैं आपको ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ ताकि आपके लिए रीडेबल हो जाए। अभी बताते हैं मैम। मैम पत्र और आदेश दोनों अलग अलग नाम हैं, तो एक कैसे हो सकते हैं? पत्र का मतलब क्या होता है, आदेश का मतलब क्या होता है, एक बार जरा इस पे मंथन कीजिए आप। जी जी, वो अभी आपको वही दिखा दिया जाएगा। अभी मैं एक बार पीडीएफ शेयर करवा देता हूँ आपको। फिर मैंने आपका पीडीएफ भेजी है, आप प्लीज़ ग्रुप में शेयर करवा दीजिए। ये आपका पेज है, मैं आपको फ्रेश पेज पे दिखा देता हूँ, बाकी पीडीएफ आपके पास अभी शेयर हो जाएगी। आपको सबसे पहले यहाँ पे कार्यालय का नाम लिखना है। छोटा छोटा है, मुझे प्लान ही चलेगा। आपका ये A4 पेज है जिस पे आप आंसर लिखते हैं जितना आपको स्पेस मिल रहा है। इसमें आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कार्यालय का नाम। अभी आपको दिख रहा है जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है? शेयर हो गई सबको ग्रुप में, आपके पास में यस शेयर हो सर। गई पेजेस, आप उनको खोल लीजिए। यस। मैं वो पेज निकाल लेता हूँ जिसमें समय बचेगा, क्योंकि अपने पास क्लास के लिए समय लिमिटेड है, इसमें समय ज़्यादा सर चला इसके जाएगा। सर इसके ऊपर राजस्थान सरकार या भारत सरकार पहले ऊपर लिखेंगे ना? हाँ जी, वो पहले लिखा जाएगा, नहीं तो आप कार्यालय का नाम लिखने के बाद में राजस्थान सरकार, भारत सरकार लिख सकते हैं, जो भी आपको दिया जा रहा है प्रश्न के अंदर। मैं आपको ओके सर। जो पेज आपको मिल गया हम उसी पे बात कर लेते हैं सीधे, ताकि अपना समय बचेगा।
ये आपको नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप में। अभी आपको पेज दिख रहा होगा, उस पेज को आप देखिए, उसमें लिखा गया है कार्यालय का नाम जो कि मिड में लिखा जा रहा है, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के पत्र क्रमांक, उसके बाद में दिनांक, फिर प्रेषिती जिसको आप भेज रहे हो उसका पदनाम और उसका विभाग। उसके बाद में आपको लिखना है विषय, जो आपको प्रश्न के अंदर मिल जाएगा कि किस विषय पे लिखा जाना है। उसके बाद में आपको लिखना है संदर्भ। अगर भारत सरकार से संबंधित कोई आपके पास में पत्र आता है या आदेश आता है तो आपको ये लिखना है कि इस संदर्भ हम ये सूचना जारी कर रहे हैं या हम ये कार्य करवाना चाह रहे हैं। अभी अपन प्रश्न ले लेते हैं, उस प्रश्न के अंदर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने विषय लिखा, आपको विषय यहाँ से लिखना है। आपको पूरा फॉर्मेट मिल गया है, जो हर एक का रो फॉर्मेट यही होता है। इसमें कुछ लिखना होता है, कुछ नहीं लिखना होता है, कुछ ऐड करना होता है, जो आपको बता दिया जाएगा। आगे एक एक फॉर्मेट और शेयर कर दिया जाएगा, बाकी आपको कृष्णा अकेडमी से फॉर्मेट शेयर किया हुआ है। आपको संबोधन लिखना है, संबोधन इसी क्रम में लिखेंगे आप। पत्र क्रमांक लिखा, प्रेषिती पदनाम लिखा, विभाग का नाम, उसी क्रम में आपको संबोधन लिखना है। और ये गैप देके आपको विषय लिखना है और उसके नीचे संदर्भ लिखना। आप विषय लिख के भी काम चला सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रथम पैरा लिखना है, जिसमें आप सबसे जो सामान्यतः स्टूडेंट गलती करता है वो करता है उपरोक्त लिख के। तो सही शब्द उपरोक्त होता है या उपर्युक्त होता है, तो वो गलती आप ना करें, क्योंकि आपके शुरुआत की पहली गलती ही हाईलाइट हो जाती है। उसमें आप लिखेंगे उपयुक्त विषयांतर्गत हम ये करना चाह रहे हैं। उसके बाद में आपका सेकंड पैरा होगा, जिसके बारे में थोड़ी डिटेल में चीज़ें बताई गई होगी। और जो थर्ड पैरा होगा उसमें आप अनुरोध करेंगे, अनुरोध भाव से 2 लाइनें लिखी जाएगी। उसके बाद में आपको सादर लिखना है, फिर आपको संलग्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटैच। आप मेल करते हो, मेल के वक्त उसमें कुछ फाइल वगैरह ऐड करते हो, अटैच करते हो, वही है यहाँ संलग्न, संलग्नक। तो ये भी आप शुद्ध लिखने का प्रयास करें। उसके बाद में आपको सामने लिखना है प्रेषक का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर हो गए। फिर आपको वापस क्रमांक लिखना है, जो आपने यहाँ लिखा है वो क्रमांक लिखने के बाद में सामने दिनांक लिखनी है आपको। फिर प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ अग्रलिखित को प्रेषित है, जो कि आप सारे ही स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप सही लिख के भेज रहे हो। इसके अलावा आपकी व्यक्तिगत जो गलतियां हो रही है वो आपको वहीं पे लिखवा दी जाती है, वहीं पे लिख के मेंशन कर दी जाती है। सबकी सेम गलती नहीं होती, सबकी अलग अलग गलतियां होती है। अब इसके बाद में आप वापस ये लिख लिया, आपने क्रमांक लिख लिया, प्रतिलिपि किनको भेजी जा रही है वो लिख लिया। उसके बाद में आप हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे, पदनाम लिखेंगे। उसके बाद में फिर दिनांक लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, और दिनांक लिखने का प्रारूप जो होता है उस पर भी हम बात कर लेंगे अभी आगे के पेज में। ये चीज़ें आपने देख ली। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, जिस पे हमने बात की, कार्यालय लिखा। कार्यालय लिखने के बाद में आप क्या लिखेंगे, पत्र का शीर्षक जो भी हो गया, जिसमें सरकारी विभाग, कार्यालय का नाम, स्थान लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार, आपको अगर क्लियर दिख रहा हो तो राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन ग्रुप 5 जयपुर, आपने ये लिखा। इसके बाद में आपकी शुरुआत होती है पत्र क्रमांक से। पत्र क्रमांक कैसे लिखना है, प स या प क्र। ये लिखने के बाद में आपको लिखना है, ये पत्र क्रमांक का फॉर्मेट आपको डिटेल में मिल गया। पत्र क्रमांक लिखने के बाद में आप आगे लिखेंगे दिनांक। दिनांक लिखने का तरीका, यहाँ पत्र क्रमांक हो गया, यहाँ पत्र क्रमांक के सामने ही आप दिनांक लिखेंगे, जैसा कि आपको यहाँ बता दिया गया। अब फोर्थ पॉइंट पे आप कैसे लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखना है, प्रेषित का पदनाम व पता। प्रेषित वो जिसको आप भेज रहे हो, अर्थात पत्र प्राप्त करने वाला अधिकारी या कर्मचारी। अगर वो आपसे वरिष्ठ है तो उनके लिए आप लिखेंगे सेवा में या प्रतिष्ठा में। ये नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, अभी के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सेवा में, प्रतिष्ठा में लिखा, उसके सामने आपने ये लिखा सेवा में, शासन सचिव सामान्य प्रशासन ग्रुप 5 जयपुर। कनिष्ठ है, छोटा है आपसे अधिकारी, आप सबऑर्डिनेट को लिख रहे हो तो उसके लिए आप यूज करेंगे निमित्त, जो आपको क्लियरली नोट्स में दिख जाएगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा तो उसके लिए आप यूज करेंगे शब्द निमित्त। कई बार अपन प्रश्न को ध्यान से पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, तब दिक्कत होती है।
फिर अपन लिखेंगे विषय, 5वें नंबर पे आता है विषय। किसी भी कार्यालय पत्र का सार होता है, ये लिखे जाने वाले पत्र के उद्देश्य को दर्शाता है। मुख्य विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण विषय में दिया जाता है। संदर्भ लिखना अगर आप सहज हो, विशेष करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, अगर आप सहज हो तभी संदर्भ लिखें, नहीं तो गलत लिखने से बचें। संदर्भ में आपको लिखना उस पत्र से संबंधित अन्य आदेश पत्रावली को दर्शाता है जिसके संबंध में यह पत्र लिखा जाता है। संदर्भ की उपयोगिता प्रथम दृष्टया उस कार्यालय पत्र को समझने की होती है। फिर आप लिखेंगे संबोधन। संबोधन के अंदर कुछ स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं तो वो विशेष रूप से देख लीजिए। संबोधन लिखने के बाद में आपको, जैसे आपने लिखा महोदय, तो महोदय के बाद में जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। संबोधन में आप लिखेंगे महोदय। वरिष्ठ एवं कनिष्ठ दोनों के लिए महोदय ही शब्द यूज होगा। उसके बाद में हम आते हैं मुख्य विषय वस्तु पर। मुख्य विषय वस्तु में 2-3 पैराग्राफ में अपन बांट के लिखेंगे, जैसे कि हमने बात कर ली। पहला पैरा लिखेंगे जिसमें आपके विषय के बारे में बात होगी, फिर इसमें विवरण होगा, फिर इसमें आपका अनुरोध होगा। फिर आप लिखेंगे संलग्नक में, यहाँ पे पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, रिपोर्ट, दस्तावेज या अन्य आदेश, प्रतिलिपि जो पत्र की प्रामाणिकता में वृद्धि करता है। उसके बाद में आप लिखेंगे शिष्टता सूचक शब्द, जिसमें आप इसमें पत्र के अंत में नीचे दाईं ओर प्रेषक का हस्ताक्षर, पदनाम और पता लिखा जाएगा, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी को लिखे जाने पर भविद्य लिखा जाता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भविद्य में जो गलती करते हैं मात्रा की, वो ध्यान दीजिए। हस्ताक्षर के बाद भक्ति लिखना है। मैम हस्ताक्षर के बाद में नहीं, हस्ताक्षर आप सामने करेंगे, हस्ताक्षर आपके यहाँ होंगे। आपने भविद्य लिख दिया, फिर आपने हस्ताक्षर कर दिए। भविद्य में तो आप ही का नाम होगा, तो हस्ताक्षर से पूर्व में ही लिखा जाएगा मैम। तो प्रेषक के नाम और पदनाम के बाद भक्ति है। आपको फॉर्मेट में मिला है क्या, भेजा गया है क्या ग्रुप में? आप एक बार उसको देख लीजिए प्लीज साथ में। तो जैसे हम अपना नाम मेंशन नहीं कर रहे, क्या था जी, सिग्नेचर करना है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, आप कुछ भी बना दीजिए सिंबॉलिक। जैसे आपने बताया वरिष्ठ अधिकारी को भौतिक लिखेंगे, और यदि छोटा अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी है तो निमित्त जी सर। और सर 2 पेज में हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये काफी बड़ा हो रहा है जब मैं हाँ पीछे जी। रख सकती हूँ तो काफी बड़ा। जी जी जी, आपको 2 पेज का स्पेस ही दिया जाता है प्रश्न के अंदर। और इसके अलावा अगर आपको अभी विजिबल नहीं हो रहा है तो आपको हर एक पत्र में कुछ न कुछ गलतियां जो आपकी मिल रही थी, अभी बेसिक डिस्कशन के लिए हमने क्लास रखी थी आज, ताकि आपको सामूहिक रूप से पता चल जाए कि आपको बेसिकली करना क्या है, आप गलती कहाँ कर रहे हो। अब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपकी जो गलतियां होगी इसके बाद भी उनको सुधारा जाएगा। आगे हम प्रैक्टिस के लिए लेके आएंगे, जिसमें पर्टिकुलरली टेस्ट होने के बाद में हम उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, और उसकी पीपीटी आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ताकि आपको दिखने वाली जो समस्या है उससे आप फ्री रहे, उससे निजात मिले, ताकि आप उसको समझने में आसानी हो। आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी? मैम ये क्लास हम कल भी लेंगे, उसके अलावा हम लेंगे एक एक टॉपिक वाइज, क्योंकि 40 नंबर का सेगमेंट है, पॉसिबल नहीं है 1-1.5 घंटे में चीज़ें करवाना। तो हम इसके लिए अलग से लक्ष्य बैच करके ला रहे हैं। 15 दिन के भीतर आपको सारा का सारा सिलेबस विथ प्रैक्टिस आपसे आंसर कॉपी लेके चेक करके, यहाँ पे जिनकी कॉमन मिस्टेक हो रही है एक कॉपी सैंपल तौर पे लाके आपको दिखा दी जाएगी, जिससे आप सारे बचे। और कोशिश कीजिए सभी टेस्ट लिखने की। स्टूडेंट्स टेस्ट बहुत कम लिख रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस लिखने से ही होगी। मैं यहाँ कितना भी समझा दूंगा, कितना भी करवा लूंगा, लिखना आप ही को पड़ेगा। आप लिख के भेजोगे तो और आसानी होगी आपको समझने में। अभी मैं कितना ही बोल दूं आपको प्रतिलिपि यहाँ लिखना है, प्रतिलिपि के साथ में आपको प्रतिलिपि क्यों लिखनी है मैं ये बता दूं। प्रतिलिपि क्यों, प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी लेमन लैंग्वेज में। वो क्यों? आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना के तौर पे प्रेस में दी जाती है प्रतिलिपि उसकी, ताकि अगले दिन वो न्यूज़ के रूप में आए। सीनियर को भेजी जाती है ताकि उनके संज्ञान में रहे, जूनियर को भेजी जाती है ताकि उनको उस पर काम करना रहे। तो ये मीनिंग तो मैंने आपको बता दी, सैंपल के तौर पे आपको ये मिल जाएगा। टेस्ट के अंदर ये प्रश्न था, स्वयं को निदेशक प्रारंभिक
विभाग बीकानेर मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी नागौर को जनवरी माह को राष्ट्रीय पोषण माह मनाए जाने के संबंध में सामान्य कार्यालय पत्र लिखिए। ये सैंपल उत्तर मैं आपको भेजूंगा, या तो आज की पीडीएफ में आ गया होगा, नहीं तो आपको अलग से भेज दिया जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी चेक करी हुई कॉपी में और इस आंसर में कितना डिफरेंस है और आपको कैसे लैंग्वेज लिखनी है। तो वो आप एक बार देख लीजिए, आपको मिल जाएगा फॉर्मेट। वो आपको लिखना होता है, क्या क्या लिखना होता है वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मिल जाएंगे। जैसे भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक 2643 की प्रति। बेसिकली आपके पास में कोई लेटर आता है आपके सीनियर से और आपको अपने ऑफिस में काम करवाना है, तो आप सीनियर के लेटर का रेफरेंस देके वो लेटर लिख रहे हैं, तो सीनियर का लेटर उसमें अटैच करना होता है, वो होता है संलग्न। या फिर राजस्थान सरकार ने, जैसे कोविड के टाइम चलता था, कोविड की गाइडलाइंस अपडेट होती थी, तो उनसे रिलेटेड जो भी लेटर आता था तो उसको अटैच करके हम एक दो लेटर जो भी सरकारी सर्कुलेट होते हैं उनकी भी कॉपी भेज देंगे, या तो ताकि आपको प्रैक्टिकली रहे। इतना गौर नहीं किया जाता जितना हम बता रहे हैं डिटेल में। आपको लिखना, आप लिखेंगे आपका खुद हाथ चलने लगेगा, लिखने से ही आपका आंसर तैयार होगा। मेरे कितना भी बोलने से कुछ भी नहीं हो सकता, ये आप विशेष रूप से अपने दिमाग में बिठाइए। जैसे मैंने बात करी वहां आपको दिखा दिया, यहाँ लिखा हुआ है पत्र क्रमांक, यहाँ लिखा हुआ है दिनांक। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा लिखने से पहले कि दिनांक ऊपर लिख ली जाए या एक लाइन छोड़ के पत्र क्रमांक लिख लिया जाए। नहीं, पत्र क्रमांक के सामने दिनांक है जो आपको इस फॉर्मेट में दिख रही है, एक ही लाइन में लिख रखी है। फिर यहाँ पे आपने लिखा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नागौर। फिर आपने विषय लिखा, जो मैंने आपको बोला था इतना गैप देके आपको लिखना है। आपने विषय लिखा, संदर्भ लिखा, संदर्भ में आपने क्या लिख लिया जो आपका डाउट था, भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक 5643 दिनांक, इस दिनांक को जो आया उसके संदर्भ में फिर आपको यहाँ लिखना है महोदय। फिर महोदय के बाद में आपको कॉमा भी लगानी होती है। जो स्टूडेंट कॉमा की जगह जी का प्रयोग करते हैं, महोदय जी, ऐसा नहीं होता जी। फिर उपयुक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि, यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। शुरुआत की लाइन बिल्कुल कॉमन रहती है। शुरुआत किन शब्दों से करनी है वो भी हम आपको भेज देंगे कि इन शब्दों से आपको शुरुआत करनी है पैरा की। पहला पैरा हो गया जिसमें इतनी सी जानकारी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उपयुक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि महिला एवं बाल विकास भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम पोषण अभियान के अंतर्गत प्राप्त पत्र के अनुसार जनवरी माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाना है। तो ये जानकारी होगी जो प्रश्न में दी गई थी। अब आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का रूपांतरण करना है। यहाँ पर इस क्रम में प्रासंगिक पत्रों की प्राप्ति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत माह जनवरी 2023 में ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाओं में जो अध्ययन सामग्री पोषण से संबंधित हो उनका अध्ययन जनवरी माह पोषण माह में करवाया जाए। दातव्य है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। दातव्य है कि विद्यार्थी के शारीरिक और मानसिक विकास में पोषण की महती भूमिका होती है। अब हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको पता चल जाना चाहिए प्रश्न में देखते ही कि पोषण माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। पोषण माह, पोषण के न्यूट्रिशंस के क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, उसके एक दो बेनिफिट इन लाइनों के रूप में लिख दीजिए, बन गया आपके लेटर की मेन बॉडी। पोषण की महती भूमिका, विद्यालयों में पोषण से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए यथासंबंध प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाए अथवा उपयुक्त संबंध में समस्त विद्यार्थियों के संस्था प्रधानों को निर्देशित कर पत्र में प्राप्त दिशा निर्देशों की अविलंब पालना करवाई जानी सुनिश्चित करे। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे। तो ये थर्ड पैरा है जिसमें आपको अनुरोध करना है। उसके बाद में आपको लिखना है स धन्यवाद। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ लिख रहे हैं बीच में स धन्यवाद, क्योंकि हमने लिखी थी कभी न कभी एप्लीकेशन स्कूल के अंदर, बीमार पड़ने पर, झूठ बोल के छुट्टी लेने पर लिखी होगी सबने। तो आपको स धन्यवाद इधर लिखना, एक ही ऑर्डर में चलेगा। फिर आपको उसके नीचे लिखना संलग्न। उसके बाद में आपको जो भी चीज़ें जिनका रेफरेंस आपने ऊपर दिया वही चीज़ें यहाँ लिखनी है।
फर्स्ट सेकंड, ये पॉइंट बन गया आपका, ये तैयार हो गया। उसके बाद में आपने यहाँ हस्ताक्षर करे, आपने नाम लिखा, आपने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जिनका डाउट था वो एक बार देख लीजिए। हस्ताक्षर हस्ताक्षर ही लिख दीजिए, करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क ख ग लिख दीजिए नाम की जगह, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग हो गया। फिर उसके बाद में आपको बोला था पुनरावृत्ति होगी, यहाँ पर पत्र क्रमांक वापस लिखा जाएगा, दिनांक वापस लिखी जाएगी। इसके बाद में आपको प्रतिलिपि लिखनी है, जिसमें किसको भेजी जा रही है, श्रीमान शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जयपुर। उसके बाद में श्रीमान आयुक्त मिड डे मील योजना आयुक्तालय राजस्थान जयपुर, ये आपने लिखी। और कुछ याद नहीं आए, कुछ समझ में नहीं आए किसको भेजनी है, तो एक दो नाम लिखने के बाद में अंतिम नाम रक्षित पत्रावली के तौर पे जरूर लिखा जाए। ये लिख लिया। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आएगा कि यहाँ पे हस्ताक्षर और दिनांक लिख लिया, यहाँ पे हस्ताक्षर लिख लिया, नाम लिख लिया, साइन लिख लिया, तो यहाँ पे लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है। क्यों? क्योंकि प्रतिलिपि के तौर पे 6 लिखने के बाद में 6th नंबर के बाद में रक्षित पत्रावली हो गया, फिर 7, 8, 9 कोई भी इसमें अटैच कर सकता है, क्या पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए ये लाइन के अगली ही लाइन में आपको हस्ताक्षर और सेम चीज़ वापस लिखनी है। अब आपको क्लियर हो गया होगा पहला फॉर्मेट। वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है, आपको 2 पेजेस मिलेंगे, 2 पेजेस के अंदर आपको लिखना है, जिसमें मैनेज करते हुए लिखिएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने में कंप्लीट होगा ये 2 पेजेस के अंदर। आपके हैंडराइटिंग का फॉन्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए। अगर आप छोटा लिखते हैं तो आपका 1.5 पेज में पूरा हो जाएगा, अगर आपका फॉन्ट थोड़ा बड़ा है तो आपको 2 पेज लगेंगे। हाँ जी, पूछिए। पत्र क्रमांक में क्या लिखना है वो समझ में नहीं आता। पत्र क्रमांक में कुछ नहीं लिखना है, जैसा कि ये प्रश्न आपको टेस्ट में भी दिया गया था, उसमें आपको ये देखना है पत्र क्रमांक में प और स, आपको पूरे सेंटेंस में आपको सेंटेंस मिल जाएगा कि किससे संबंधित आपको लिखना है। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग, तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग का आप प ले लीजिए, शिक्षा विभाग का आप शी ले लीजिए, विभाग का आप वी ले लीजिए। हिंदी में ही लेना है, इंग्लिश में नहीं। फिर उसके बाद में स्लैश, मिड डे मील का मी ले लीजिए, डे का डे और मील का मी ले लीजिए, फिर स्लैश। फिर कुछ नहीं याद आ रहा तो जो ईयर चल रहा है 2024-25, 25-26 ये ले लीजिए, फिर स्लैश, और फिर आपका पत्र नंबर रह जाएगा। 2005 लिखना हो, 1505 लिखना हो, जो भी लिखना हो। सर जो ईयर लिखेंगे वो जैसे 2025-26 या सिर्फ 2025 लिखेंगे तो चलेगा? क्योंकि कुछ यूट्यूब वीडियोस में बताया था कि मतलब वो 2025-26 करके लिखना। मैम ऐसा होता है कि आप जो दिनांक लिख रहे हो उस दिनांक के अंदर तो आपको जो ईयर है 2025 ही लिखना है, लेकिन पत्र क्रमांक के अंदर क्या होता है, मैं आपको ईयर के से संबंधित कंफ्यूजन क्लियर कर लेता हूँ। अपना कैलेंडर तो चलता है जनवरी से दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। वहीं अपना फाइनेंशियल कैलेंडर, वित्तीय कैलेंडर जो चलता है वो चलता है, किसी को पता हो तो बताएंगे। हाँ, वो 2 ईयर्स में चलता वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। है। तो फिर अब आप समझ लीजिए कि पत्र के अंदर क्रमांक में लिखना है तो 24-25 में लिख लीजिए, 25-26 में लिख लीजिए, दिनांक में जो दिनांक जिस वर्ष की है उसमें लिख लीजिए। क्लियर? सर एक एग्जांपल लिख के बता देंगे आप पत्र क्रमांक? जी, पत्र क्रमांक का लिख के बता देते हैं। आपको लिखना है पत्र क्रमांक जी, एक बार बुलाएंगे। सर ये 15 दिन में पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा? 15 दिन का जो जी 15 दिन में क्या होगा कि आपको टेस्ट तो दिए ही जा रहे हैं, हम इनमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देंगे, जिससे होगा क्या कि आपको एक ऐसे लिखना होगा रोज का, जिसमें आपको एक लेटर लिखना होगा रोज का। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जितनी दिक्कतें होगी ना वो सारी शॉर्ट आउट हो जाएगी कि पत्र क्रमांक जैसे इनकी हाँ क्लास भी होगी, पहले आपको समझा दिया जाएगा। जैसे मैं आज पत्र के बारे में बता रहा हूँ, इस पे आपको 2 पत्र लिखवा दिए जाए और वो चेक करके आपको मिल जाए तो इम्प्रूवमेंट तो आपका होगा ही होगा। तो आप सारे
डिस्कस करा रहे हैं, शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि सारा। शब्द शुद्धि भी होगी, वाक्य शुद्धि भी होगी, वो रिवीजन में होगा, सारा आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 15 क्लास के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। वो जो भी बैच रहेगा वो लक्ष्य बैच के नाम से रहेगा और उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको सर के द्वारा दी जाएगी, जो ग्रुप में मिल जाएगी, या फिर आप सर से सीधे बात भी कर सकते हैं, आपके सबके पास में कॉन्टेक्ट नंबर होंगे। आपको अपनी दिक्कतें बतानी है ताकि मैं शॉर्ट आउट कर सकूं, बिना बताए मुझे नहीं पता चलेगा। राइट। बताओगे नहीं तो मेरे पास सिर्फ कॉपी आती है, आपकी कॉपी में मेरी भी लिमिटेशंस होती है, मैं कितना लिखूं। मैं जितना लिख के दे रहा हूं उतना आपको किसी भी टीचर के द्वारा लिख के नहीं दिया जाएगा कि आपको ये चीजें करनी है। अब आपको उसको अगले टेस्ट में अप्लाई करना है, वो आपको करना है, वो आप कर नहीं पाते, इसके लिए हम बैच ला रहे हैं कि 15 दिन में हम आपसे करवाएंगे। सर जैसे आपने निबंध में बोला कि वहाँ पे लास्ट में वर्ड लिखना है, तो हमें कितने वर्ड लिखना है, तो निबंध में करना है। निबंध में वो चीजें चलेगी। हाँ जी, अब मैं आपको बता देता हूँ पत्र क्रमांक कैसे लिखना है। आप पत्र लिखते हो, पत्र क्रमांक, अब मैं लॉजिकली बता देता हूँ। आप इधर पत्र क्रमांक लिख रहे हो, इधर दिनांक लिख रहे हो। हम शॉर्ट क्यों लिख रहे हैं ये किसी ने नहीं पूछा, तो मैं बता देता हूँ। क्या लगता है आपको कि इतना सारा लिखने के बाद में यह दिनांक के लिए स्पेस बचेगा? तो हम पकड़ते हैं पत्र का प्र, फिर क्रमांक का क्र, फिर इसके बाद में हम लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे हमने लिख लिया अपना जो भी विभाग है, शिक्षा विभाग, ये लिखा स्लैश, इसके बाद में मिड डे मील से संबंधित है तो मिड डे मील का मी, फिर स्लैश आपका जो ईयर चल रहा है 2025-26, फिर स्लैश। अब यहाँ पे आपको पत्र क्रमांक देना है, जैसे 1505, ये आपका पत्र क्रमांक हो गया। अब आगे जिनमें आप लिख रहे हो कि किनको भेजा जा रहा है, उन भेजे जा रहे में ये सारी चीजें लिखने के बाद में आपको लिखना है 1505, तो ये हो गया 1506 से अगर आप 5 पॉइंट लिखते हो तो आपको लिखना है 6 और 5 कितने, 11 होते हैं, तो 15-11। ये आपको गलतियां नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें आपको कॉपी के अंदर मेंशन करके मिल जाती है, क्योंकि आप गलत ही लिख रहे थे, किसी का फॉर्मेट सही था ही नहीं, सब अपने मन से लिखे जा रहे हैं। किसी ने कोई यूट्यूब वीडियो देखा वहां से उठा के लिख लिया, किसी ने कॉपी कर लिया उसको। तो ये मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो वो पता तो चल ही रही है ना। और ट्रांसलेशन में काफ़ी स्टूडेंट्स, 90% कहूँ तो भी कमी होंगे, 90% स्टूडेंट उसको कॉपी पेस्ट कर रहे। क्यों कर रहे हो भाई? आपको जैसा आ रहा है वैसा लिखोगे तो सुधार की गुंजाइश रहेगी, नहीं तो आप मान चुके हो कि मुझे नहीं आ रहा और मैं कॉपी करके ही लिखूंगा, तो एग्जाम में ऐसा स्कोप है? अगर नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो? ये दूसरे पार्ट में जो 15 रिपीट कर देंगे। जी, जैसा कि आपने पत्र क्रमांक लिखा, लिखने के बाद में आपने 1505, ये आपका पत्र जो आपके डिपार्टमेंट में से पहले के पत्र भेजे गए हैं 1504, ये 1505वां पत्र है। इसके बाद में आप जिनको आगे भेज रहे हो, आपको 6 पर्सन को भेजना है, आप भेज रहे हो, तो ये तो क्रमांक सिक्योर हो गए। यहाँ पे 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ जो लिख रहे हो ना आप, आपको बता दूं, अगर आपके, जी 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 जी, हाँ, वहां पे आपको ये लिखना है। आपने नोटिस करा होगा कि बताया होगा कि 1506 से यहाँ तक की एक संख्या लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? उसका रीजन ये है क्योंकि हम इतने पत्र आगे और भेज रहे हैं। फिर आगे मिड डे मील से, मिड डे मील के अलावा कोई और भी पत्र बनेगा तो वो बनेगा इस नंबर से नहीं, 6 से नहीं बनेगा, वो बनेगा 11 के बाद 12 से। समझ गए? एक 2 3 4 जो नाम लिख रहे हैं, तो उस नाम के आगे सिर्फ 1506 लिख देंगे कि पूरा पत्र उस नाम के आगे जैसा हमने लिखा है, ये पत्र एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है 2022/654, तो 654 नंबर का पत्र तो जो है वो हम लिख ही रहे हैं,
उसके अलावा हम और कितने भेज रहे हैं, वो यहाँ 5 भेज रहे हैं, मैंने यहाँ 5 लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, 5 से लेके 5 और ऐड करने के बाद में 6 5 9 ये लिखूंगा पहले ही पत्र क्रमांक के आगे, जो मैं यहाँ लिखने के बाद में सेकेंड टाइम अपन रिपीट करते हैं। हाँ आप हाँ ठीक है, समझ उसके गए? ऊपर सीधा 654 से 659 तक। जी जी। फिर आपको जो भी लिखना है आप लिख लीजिए आगे, फिर आपका कंप्लीट हो गया ये। ठीक है सर। अभी अभी आपको बता दिया जाएगा आगे। आप देखिए हमने कहाँ से शुरू किया है। हमने शुरू किया है पत्र लेखन में सामान्य कार्यालयी पत्र, जो हमने ये देखा। अब हम देख रहे हैं कार्यालय आदेश, जो अभी शुरुआत में सवाल था। पत्र क्या होता है और आदेश क्या होता है, क्या एक ही है? आपके सिलेबस में एक होते तो आरपीएससी 2 बार मेंशन नहीं करती। अगर किसी ने यूट्यूब से देखा हो तो कोई बताना चाहेगा? एक चीज और पूछनी थी सामान्य कार्यालय पत्र में। जी सर जो आपने पीडीएफ भेजा है उदाहरण के लिए, उसमें जो दिया है उदाहरण के लिए, जो दूसरे पेज पे जो पूरा फॉर्मेट दिया गया है, उसमें पत्र क्रमांक में कार्यालय के नाम से पहले F4 ऐसे कुछ लिखा है, तो वो भी लिखना जरूरी होता है? वो इंक्लूड करना है क्या? वो बनाया हुआ है, जो आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे वैसा लिख सकते हैं। और अगर नहीं बनाना तो वो ऑप्शनल है ना? हाँ कोई नहीं, आप शॉर्ट में लिख दीजिए। जो विभाग है, जिस विभाग के बारे में लिखा जा रहा है, शिक्षा विभाग स्लैश करके आप ईयर डाल के सीधा पत्र नंबर डाल लीजिए। उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, सही जगह पे लिखा होना चाहिए। क्या लिखा है ये मैटर कम करता है। दो दो डाउट था। जी पहला तो कुछ मैंने वीडियो देखी थी, उसमें बताया था कि सब्जेक्टिव वाली पूरी लाइन छोड़नी है, जनाब की वाली पूरी लाइन छोड़नी है, वो पूछा जाता है। और दूसरा, जैसे हमने विषय और संदर्भ मिडिल में लिखा हुआ है, और कुछ बुक्स में मैंने प्रीमिटिव बुक्स में देखा हुआ है, वो प्रेषित के पत्रांक के तुरंत नीचे एक लाइन छोड़कर उन्होंने लिखा हुआ है। तो कैसा लिखना होता है? जैसा इसमें फॉर्मेट में आपको आइडियल फॉर्मेट दे दिया गया है। हर एक डिपार्टमेंट के लेटर कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ लिखे होते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपने बस सही चीज सही जगह लिखी हो, ये जरूरी है। यूं नहीं होना चाहिए कि आपका विषय और संदर्भ मिसिंग ही है। उस चीज से आप बचे। बाकी आप भटकने से बचे। अब मुझे पता है अंतिम समय में क्या होता है, स्टूडेंट के पास में समय होता है कम। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के पास में हिंदी को तो जैसे कसम ले रखी हो कि इसको तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन 400 नंबर में से 50 नंबर का ये जो सेगमेंट है, वो आपको आने वाली भर्ती चाहे 5 साल बाद आए 4 साल बाद आए, उस तक के लिए आपको स्थगित कर सकती है। तो उससे आप बचें। आप इधर उधर ना भटके, कभी ये वीडियो कभी वो वीडियो, इनके चक्कर में ना पड़े। इसलिए ही हम 15 दिन का क्रैश कोर्स ला रहे हैं, जिसमें पूरा सेगमेंट करवाया जाएगा। जैसे जैसे जिन जिन स्टूडेंट्स ने लिखे हैं उन्होंने डाउट भी पूछे, क्योंकि लिखे हैं तभी डाउट पूछोगे। हम और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस देंगे, फिर चेक करके और देंगे। तो उन सारी प्रोसेस के लिए एक जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी, जो डिसाइड की जाएगी टीम के द्वारा, सर के द्वारा, आपको बता दी जाएगी। उसमें आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और मेरी सलाह ये रहेगी, व्यक्तिगत तौर पे सलाह रहेगी कि आप यूट्यूब के वीडियोस देखने से अभी बचें। या तो आप कब के देख के एक्सपेरिमेंट कर चुके होते, अभी आपके पास में उतना समय नहीं है। अभी आप लिखिए, मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा कि आपने गलती कहाँ की है, ताकि इम्प्रूवमेंट हो। के लिए पर्टिकुलर बोल रहे हैं कि इतनी लाइन छोड़ना है, वो थोड़ा मैम आप बताइए, आपको 2 पेज का स्पेस मिल रहा है, अगर आपसे बोल दिया, मैं बोल दूं कि यहाँ के बाद में 1 लाइन छोड़नी है, यहाँ के बाद 2 छोड़नी है, क्या प्रैक्टिकली आपको याद रहेगा कि लाइन छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है? जो लेटर लिखा जाता है वहां पे प्लेन पेपर मिलता है, जैसा ये है। अब इस प्लेन पेपर पे आप कैसे काउंट करोगे? आपको ये पता है ना कि आपका लिखा हुआ स्पष्ट दिखे, जैसा कि ये फॉर्मेट है जिसमें पहला पैरा आपने लिखा। अब और बता दूं, मैंने पहले ही बता दिया था, आपका पैरा कुछ स्पेस छोड़ के शुरू होगा, जो काफी स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, वो मैंने बता दी। अगला पैरा, पिछला पैरा यहाँ खत्म हो रहा है, स्टूडेंट अगला पैरा यहाँ से शुरू कर रहा है। यहाँ से नहीं करेंगे, जहां से पहला शुरू किया वहीं से दूसरा और वहीं से तीसरा शुरू होगा। तो इन पे ध्यान दीजिए, ना कि इनके बीच की लाइनों पे। बता भी दूंगा, आप याद रख लोगे, पॉसिबल है नहीं है। बजाय इसके वो कीजिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सको।
इन चीजों का ध्यान रखिए, लाइन पे ध्यान जाए नहीं जाए पर उसका ध्यान इस पे जरूर जाएगा कि यहाँ से शुरू कर रहा है एक पैरा, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ से कर रहा है, तो दिखने में कैसा लगेगा? आप खुद लिख के देख लीजिए एक बार। ये चीज आपके क्लियर हो गई? अभी मैं आपको बता देता हूँ, इतना ही समय है हमारे पास में, आगे हम और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। ये आपने पत्र लिखा, जैसे अपन ने कार्यालय आदेश लिख लिया। कार्यालय आदेश लिखने के बाद में क्या होता है, अगला स्टेप होता है, जैसे आप भी किसी को मैसेज करते होंगे, उसका रिप्लाई नहीं आए तो अगला मैसेज करते हो कुछ टाइम के बाद में, तो वो थोड़ा सेमी फॉर्मल सा नहीं हो जाता? वैसा का वैसा इसका भी लेवल थोड़ा सा नीचे आता है, इसको बोलते हैं अनुस्मारक और स्मरण पत्र। कि आप भूल गए हैं जनाब, आपको कुछ कार्य करने के लिए जो है आदेश दिए गए थे, उस पर आपने अमल नहीं किया, विचार नहीं किया है, तो उसके लिए आपको रिमाइंडर भेजा जाता है, उसको बोलते हैं अनुस्मारक। सर अनुस्मारक तो है नहीं सिलेबस में शायद। अनुस्मारक नहीं है तो स्मरण पत्र होगा। नहीं सर नहीं है, स्मरण पत्र भी नहीं है। स्मरण पत्र नहीं लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको स्किप कर लेते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ वैसा ही होगा, मैं बता देता हूँ आपको, इसमें सब कुछ वैसा ही होगा। एक चीज ऐड होगी, जो ऐड होगी यहाँ पे अनुस्मारक लिखा जाएगा, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी लिखी जाएगी, इसलिए मैंने आपको बताया है। मैं आपको सिलेबस का बता देता हूँ, आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। कार्यालय आदेश लिखा हुआ है, उसके बाद में परिपत्र लिखा हुआ है, अर्थशास्त्रीय पत्र है, निविदा है, अधिसूचना है, प्रेस विज्ञप्ति है, ठीक है। अनुस्मारक अगर आ भी जाए, नहीं लिखा हुआ है फिर भी आ जाए, तो मैं बता देता हूँ, उसमें चेंज कुछ नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही है। एक ही चेंज है जिसमें यहाँ लिखा जाएगा अनुस्मारक 1, रिमाइंडर 1, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेगी। जैसा कि हमने लेटर में पढ़ा। जी, जैसा लेटर में पढ़ा वैसा का वैसा रहेगा। उसके बाद में आता है अर्धशासकीय पत्र। वो अनुस्मारक बताना इसलिए जरूरी था कि वो एक स्टेप है, उसके बाद में अनुस्मारक आता है, अनुस्मारक के बाद में अर्धशासकीय पत्र आता है। आपकी किसी से लड़ाई होती है तो आप प्यार से समझाते हो पहले, गुस्सा बाद में आता है, गाली तीसरे नंबर पे आती है, तो वो अनुस्मारक गुस्सा था। तो ये अगला स्तर यहाँ आ रहा है अर्थशास्त्रीय पत्र में। अब आप बताइए, गाली करते वक्त आप औपचारिकता का पालन करेंगे क्या? ठीक वैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। उस वक्त आपको याद कुछ नहीं रहेगा कि इसका फॉर्मेट क्या है, उसका क्या, सारा मिक्स हो जाएगा, लेकिन आपको याद रहेगा कि कार्यालय पत्र सबसे पहले समझा दिया, उसी में मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, जो बैक टू बैक हो रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। अनुस्मारक आ गया बीच में, उसको हटा दिया हमने। अब अर्धशासकीय पत्र पे आइए, इसमें क्या हो रहा है, अर्धशासकीय, शासकीय का मतलब क्या होता है, शासन से संबंधित। अर्थ का मतलब आधा, पूरा तो नहीं, तो आधा किससे संबंधित होगा, आपसे जो लिख रहे हैं। मतलब ये किस शैली में लिखा जाएगा उसको देखिए आप। अर्थशास्त्र के पत्र का प्रयोग उस स्थिति में होता है जब किसी अधीनस्थ अधिकारी, विभाग, संस्था, प्रतिष्ठान को 1 या 2 अनुस्मारक पत्र भेजने के बाद भी पर्टिकुलर सूचना, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है या फिर वो कार्य नहीं हो रहा है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, ऐसे मामलों में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए सूचना शीघ्र मंगवाने के लिए अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं। इसलिए मैंने वो आपको बताया, नो डाउट, कोई बात नहीं, सिलेबस में नहीं है पर आपको ध्यान में रखना फिर भी। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप उत्तम पुरुष शैली में। हिंदी मीडियम वाले बताएंगे उत्तम पुरुष शैली क्या होती है। फर्स्ट पर्सन। हाँ जी, उसको मैं शैली में लिखा जाएगा। विभाग के बारे में सारी चीजें हमने बोल दी, पहले कार्यालय पत्र में बोल दी, अनुस्मारक में बोल दी। अब अपन आ जाते हैं, वो कहते हैं ना कि तू मैं पे आ गए, तो वैसा नहीं हो के अपन मैं शैली में आ जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, वैसा ही लिखा जाएगा जैसे राजस्थान सरकार लिखा जा रहा है। फिर प्रेषक का नाम इधर आ जाएगा, प्रेषक का पद नाम इधर आ जाएगा, कार्यालय का नाम पता इधर आ जाएगा, दिनांक इधर आ जाएगी, और मेन चीज जो आएगी वो आएगी यहाँ पे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। जो मैं, जिनको नहीं दिख रहा है उनको बता दूं, अर्ध का अ, शासकीय का शा, पत्र का प, क्रमांक का क्र, ये आपको मेंशन करना है, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। ये लिखने के बाद में आप आगे लिख लीजिए, जो भी आपके प्रश्न में दी गई भाषा है उसके अनुसार उनका फर्स्ट निकालते रहिए, स्लैश लगाते रहिए, लिखते रहिए।
इसमें जो चीज होगी वो ये होगी, यहाँ पे लिखा जा रहा है श्री, जिसके ब्रैकेट में लिखा है बाई हैंड। यहाँ आप बाकी सारा टाइप फॉर्मेट में होगा, या आप अपने हाथ से लिखेंगे। जो भी है जिन्होंने ये गलती की है उनको व्यक्तिगत रुचि लेते हुए, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई जिनका नाम लिया जा सके, अपना नाम जिनको प्यारा हो बता दीजिए। सर इसमें जो ऊपर कार्यालय का नाम है राइट साइड पे, तो वो कार्यालय का नाम जिस कार्यालय से जा रहा है उसका नाम या जिससे आप भेज रहे हो, जिसको भेज रहे हो, आपका नाम आएगा, कार्यालय पत्र, कार्यालय का नाम, पता, दिनांक, अर्थशासकीय पत्र, क्योंकि अर्थशासकीय पत्र तो आप ही के कार्यालय से जा रहा है तो आप ही के कार्यालय का नाम आएगा। प्रेषक का नाम, इधर प्रेषक का पद नाम, वो इधर आ जाएगा, बाकी चीजें इधर आ जाएगी। फिर यहाँ वापस प्रेषक का नाम आ जाएगा, जैसे श्री XYZ जो भी है वो आपका हाथ से लिखा हुआ होगा। बाकी जो लैंग्वेज है वो सारी लिखी होगी पैरा में। इसे सर्वोच्च, और इसके अंत में जो आपको लाइन लिखनी है वो इंपॉर्टेंट है, वो सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे, इस कार्य पर व्यक्तिगत ध्यान देवे। ये लाइन लिखने के बाद में आप वापस लिखेंगे अपने हाथ से। आपको ये फॉर्मेट पूछ लिया जाए ना तो आपको लिखना है कि ब्रैकेट में बाई हैंड, बाई हैंड। तो ये चीजें हैं। शुभकामनाओं सहित सप्रेम सादर बाई हैंड, जैसे आप नॉर्मली लेटर लिखते हो अपने फैमिली में, हालांकि नहीं लिखते, हम तो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पर जब लिखा जाता है तो वही लिखा जाता है ना, सप्रेम भेंट टाइप का लिख के तो भेजते ही होंगे पार्सल, तो वो लिखा जाएगा लास्ट में। फिर उसके बाद में यहाँ पे शुभेच्छु लिखा जाएगा, फिर आपका हस्ताक्षर लिखा जाएगा, फिर क ख ग नाम के तौर पे लिखा जाएगा। ये फॉर्मेट रहेगा। इस फॉर्मेट में बता दूं मैं आपको, जैसे सेवा में तब भी लिखा जाएगा जैसे आप सीनियर को लिख रहे हो, केवल वरिष्ठ अधिकारी हेतु सेवा में लिखा जाएगा। बाकी आप प्रेषित नाम, पद नाम, पता ये लिखा। उसके बाद में आपको एक प्रश्न बता देता हूं मैं। एक अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें किसी कुलपति विश्वविद्यालय के द्वारा हिंदी विषय के आचार्य को नवीन पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक सूची तैयार करने हेतु आदेशित किया गया हो। आदेशित किया गया हो और अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना है, इसका मतलब क्या है? कार्यालय आदेश भेजा जा चुका है, अनुस्मारक भेजे जा चुके हैं। अब हमको उन सब चीजों का संदर्भ, रेफरेंस देने के बाद में इस चीज को आगे बढ़ाना है। जैसे आपने लिख लिया, किसी भी कॉलेज का नाम ले लीजिए, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, दिनांक ले लिया, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक, फिर F4 जो भी आपको लिखना हो, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का पहले का ले लिया, ग्रामर ले लिया, फिर उसके बाद में फिर श्री, जिसको भी लिख रहे हो, मौन, राधा, अनुराधा, जो भी नाम हो। मैं आपका ध्यान इस कार्यालय पत्र क्रमांक 184 दिनांक जो पहले भेजा गया, दिनांक ये की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से कार्यालय द्वारा गठित प्रभाग की नवीन पाठ्य पुस्तक सूची दिनांक तक मांगी गई, जो आ दिनांक मतलब आज की दिनांक तक आ दिनांक प्राप्त नहीं हुई है। पहला पैरा हो गया। दूसरे पैरा की ओर शिफ्ट होंगे। दातव्य है कि नवीन पाठ्यक्रम पुस्तक सूची आगामी सत्र के लिए प्राप्त दिशा निर्देशों में प्राथमिक कार्य के तौर पर नामित किया गया है। उक्त सूची निर्धारित समयावधि में निदेशालय को अग्रेषित की जानी है, परंतु बड़े खेद का विषय है कि हिंदी प्रभाग नवीन पाठ्य पुस्तक की सूची प्राप्त नहीं हुई है। नहीं हुई है, आपको 3 लेटर भेजे जा चुके हैं, तो उसके बाद में आप खेद प्रकट करने में सहज महसूस ही करेंगे। अतः आप इस कार्य पर व्यक्तिश मतलब व्यक्तिगत, पर्सनली इंग्लिश में ध्यान देवे और अविलंब, बिना किसी विलंब के नवीन पाठ्य पुस्तक सूची तैयार कर कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। फिर शुभकामनाओं सहित ये लाइन लिखनी है आपको। उसके बाद में आप जिनको लिख रहे हो उनका लिखिए, श्री मोहन, आचार्य, हिंदी प्रभाग, जयनारायण व्यास, और बाकी ये लाइन लिखी हुई जो आपको वापस मिल जाएगी। फिर यहाँ पे शुभेच्छु के तौर पे आप अपना नाम, हस्ताक्षर, क ख ग। समझ गए? शुभकामना सहित है, वहाँ पे हमने अनुस्मारक पत्र लिखा हुआ था जी, जहाँ पे शुभकामना सहित है वहाँ पे हमने अनुस्मारक लिखा हुआ था जी, अनुस्मारक आता है। वो अनुस्मारक तो स्किप कर गए हम, अनुस्मारक से आगे आगे। अनुस्मारक अपने सिलेबस में नहीं है। जी जी जी, ओके 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 ओके। और सर जैसे वरिष्ठ ऑफिसर को आता है और उसमें नाम लिखा है मनोज
नहीं लगाना है, इसके नहीं बाद नहीं नहीं नहीं, हम फॉर्मल लिख रहे हैं, फॉर्मल में नहीं लिखते। जैसा कि आपको पता हो इंग्लिश के लेटर में भी डियर वगैरह जो लिखा जा रहा है, और वगैरह के संबोधन से आपको पता हो तो कुछ विवाद जनरेट हो गए थे, सदन में संबोधित कर दिया गया था डियर नाम से, तो उन्होंने इस पे आपत्ति जता दी थी। तो उसके बाद में अपने लिखने से बचना ही है, जी वगैरह कुछ नहीं लिखना। सर ये तो मोस्टली जूनियर्स को ही जाएगा। क्या होता है कई बार सीनियर को भेजना पड़ता है प्रतिलिपि के तौर पे, तो उसमें भी संबोधन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो संबोधन के तौर पे इसलिए बचते हैं, मोस्टली तो जाता उन्हीं में ही है। कुछ भी नाम आया है, जैसे राकेश वर्मा ऐसा नाम आया, तो श्री राकेश लिखो बस, या श्री वर्मा क्या लिखो? कुछ नहीं लिखना है, मोस्टली नाम आएंगे, शिक्षा विभाग से संबंधित आ गया तो उसके आगे डॉक्टर लगा हुआ है ही है, जैसे यही ले लीजिए आ गया लो, जैसे इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर गिरधर बेनीवाल जिला कलेक्टर, ठीक है, ये हो गया जिनको भेज रहे हैं वो। फिर कार्यालय जिला कलेक्टर जिला टोंक दिनांक ये अर्थशास्त्रीय पत्र हो गया, श्री जिनको भेज रहे हैं हम उनका नाम आ गया। फिर जैसे विजय को भेज रहे हैं हम, श्री विजय कुमार उपखंड अधिकारी उनियारा टोंक की एक जगह पड़ती है, वहाँ का ले लिया हमने। और फिर शुभेच्छु गिरधर बेनीवाल हो गया, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, इसमें भी वही लैंग्वेज लिखी हुई है। मैं आपका ध्यान इस कार्यालय पत्र के इसकी ओर खींचना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ, और फिर वही, अतः आप इस और व्यक्ति से ध्यान देवे तथा वांछित सूचना अविलंब कार्यालय को प्रेषित करवाए। आपको जी वगैरह में ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है इतना, ऐसा इसीलिए अगर आपको लगता है कि जी लिखना चाहिए, आहत नहीं हो ये वो, तो आप ध्यान रखिए कि आप न्यायपालिका की तरफ से हैं, और न्यायपालिका में जी कितना यूज होता है आपने लाइव बहस सुनी होगी, तो कोई बात नहीं, वो इनफॉर्मल चीज़ें हैं, अपन फॉर्मल चीज़ों में जा रहे हैं, तो अपन ने यहाँ यूज कर लिया है, श्री पर्याप्त है। और वैसे भी हिंदी की शब्द शुद्धि के लिए आप ध्यान रखिएगा, श्री और जी दोनों एक साथ नहीं आते। श्री श्रीमान आपने लिख लिया, श्रीमती आपने लिख लिया, उसके बाद में जो भी है उनका नाम आएगा, उसके बाद में जी लगाने की आवश्यकता वैसे भी शेष रह नहीं जाती। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। हाँ, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। हमने डिस्कस कर लिया सामान्य कार्यालय पत्र, डिस्कस कर लिया कार्यालय आदेश, डिस्कस कर लिया अर्थशास्त्रीय पत्र, डिस्कस कर लिया। अनुस्मारक आपके सिलेबस में नहीं है, आदेश नहीं हुआ, अभी क्लास का टाइम ही इतना ही बचा हुआ है। मैं कार्यालय आदेश के बारे में आपको बता देता हूँ, इसका प्रश्न नहीं बता पाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, अभी 8:45 हो रहे हैं, 9 बजे तक का ही समय है अपने पास में। कार्यालय आदेश में क्या होता है वो डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कार्यालय आदेश किसी भी कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यालय के सामान्य नियम, प्रक्रिया, नियुक्ति, पदोन्नति, प्रमोशन, अवकाश आदि से संबंधित जो आदेश नुमा पत्र प्राप्त होता है उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। जैसे कार्यालय पत्र के समान इसका प्रारूप होता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है इसमें, भविष्य नहीं लिखा जाएगा इसमें, ये सूचित किया जाता है, ये निर्णय लिया गया है, या ये आदेश जारी किया जाता है, आदि प्रकार की शब्दावली का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये औपचारिक भाषा में लिखा जाता है, आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रतिलिपि भी इसमें जो है प्रेषित की जाती है। कार्यालय आदेश के प्रारूप में हम देखेंगे राजस्थान सरकार हो गया, विभाग का नाम आ गया, फिर वही पत्र क्रमांक इधर, इधर स्थान और दिनांक, और इधर बीच में लिख दीजिए आप आदेश। फिर आपकी जो भी सूचना आपको भेजनी है, जो भी आपका आदेश है, जैसे कोविड में कोई भी आदेश आ रहा है ऊपर से तो वो इसी फॉर्मेट में भेजा जाता था, जहाँ आपने लिखा मैटर, फिर आज्ञा से, आज्ञा से के बाद में आपके साइन हो गए, फिर क ख नाम हो गया, पदनाम हो गया, फिर इसके बाद में यहाँ लिखा जाएगा स्थान और दिनांक, और वहीं सामने पत्र क्रमांक, फिर लास्ट में रक्षित पत्रावली फिक्स है ही जो आपको याद रखना है, रटी लेना है, बाकी यहाँ 1-2 नाम जो आपको याद आ जाए या आप लिख पाए, फिर वापस हस्ताक्षर और अधिकारी पद नाम। इसके फॉर्मेट पे अगर बात करनी हो तो चलो देख ही लीजिए, आदेश, आज्ञा, ऑर्डर,
स्वयं को प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग मानते हुए रजिस्ट्रार जनरल की सेवाएं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर लौटाए जाने हेतु लिखे जाने वाले कार्यालय आदेश का प्रारूप। आपको ये प्रश्न मिला होगा टेस्ट सीरीज में, किस किस ने लिखा था? आप में से कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं? सर अभी नहीं लिखा क्योंकि मैं क्लास का वेट कर रही थी। मैं बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी सर से कि क्लास करवा दीजिए। मैम क्लास तो के अभी लिए मैंने एक ही लिखा है। क्लास के लिए मिनिमम स्टूडेंट्स भी चाहिए होते हैं, जो अभी सर एडमिशन ओपन करेंगे, कितने स्टूडेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। जल्दी ही शुरू कर लेंगे क्योंकि समय आपके पास में ज़्यादा बचा नहीं है। बाकी सेगमेंट का आप रिविजन करते रहिए, वो सारी चीज़ें आपको याद करके वहाँ लिखनी है। ये सारी चीज़ें जस्ट लाइक मैथ्स, प्रैक्टिस करेंगे आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे वहाँ कन्फ्यूजन होगा, आदेश क्या है, अनुस्मारक क्या है, तो वहाँ Yes, sir, दिक्कत इसीलिए होगी। बच्चों की वजह से मेरे हिंदी के अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं क्योंकि वही कंफ्यूजन बहुत हो रहा था। किसी प्रारूप में कुछ कहीं लिखा हुआ है, यूट्यूब के वीडियो में कुछ, मैं मतलब 15-20 दिन से कोशिश कर रही हूँ खुद से करने की, पर वो हो नहीं रहा था। वो सारी क्वेरीज क्लास जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? तो हम क्यों 15 दिन लास्ट के मैम अभी रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे, मैं सर से बात करूंगा, हम क्लास कल से परसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए, स्टूडेंट्स इनरोल हो जाए, उसके बाद में हम शुरू करेंगे और क्लास अपनी ऐसे ही चलेगी। आपकी कॉपीज आएगी, मैं चेक करूंगा किन के कॉमन प्रॉब्लम है, वो आपको दिखाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस उन 2 प्रश्नों की भी हो जाए जो किसी और ने लिखे हैं। जो गलतियां किसी और ने करी है वो भी आप ना करें। और मटेरियल देंगे तो जैसे आपने ये समझाया लेटर, तो जी प्रैक्टिस के लिए भी आप हमको देंगे। जी सर अभी जैसे आज आपने 3 चीजें करा दी, शासकीय पत्र, कार्यालय पत्र और आदेश, तो इसका आप एक एक क्वेश्चन दे दीजिए हम लोगों को, तो कल हम लोग एक बार लिख लेंगे तो कल क्लियर हो जाएगा। अगर कल कोई और डाउट हो तो उसको क्लियर कर लेंगे। वो सारी चीज़ें मैं सर से डिस्कस करूंगा, उसके बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि आपको पहले भी बोल दिया गया था कि टेस्ट सीरीज अपनी लैंग्वेज की चलेगी, बहुत अच्छी तरीके से चलेगी, पर शायद आपका ट्रस्ट इशू रहा होगा, आपने इनरोल नहीं करा होगा, या फिर स्टूडेंट टेस्ट सीरीज में। ठीक है, अभी हम लाएंगे, जो कोर्स लाएंगे वो सर आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। और टाइम रही बात जल्दी शुरू करने की, तो वो भी सर बता देंगे आपको, ग्रुप में डिस्कस हो जाएगा। बाकी मैंने अभी आपको ये फिनिश कर लो, उसके बाद में आपकी बात कर लेते हैं आपसे क्या चीज़ है क्या नहीं है। जैसे मैंने ये आपको टेस्ट में दे रखा है, अब आपने कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा वो आप एक बार अपनी कॉपीज देखिएगा जो चेक होके आ चुकी है आपके पास में। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखिए और भेजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स मिले। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, 7 8 10 लिख देंगे ना एक बार आप, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा काम। लेकिन यूट्यूब वीडियो से काम नहीं होगा, ना मेरे वीडियो सुनने से होगा, आपको करना खुद ही पड़ेगा। तो वो लिखिए, हम चेक करेंगे, वो जो भी कॉस्ट रहेगी मैं कोशिश करूंगा कम से कम रखी जाए और जल्दी से जल्दी पूरा करवा जाए। 15 क्लास तो मिनिमम लगेगी, 15 घंटे के अंदर आपका जितनी गलतियां हो रही है, जो जो दिक्कतें हो रही है वो सारी शॉर्ट आउट करवा दी जाएगी। और बहुत शॉर्ट में, बिना ज़्यादा लेंदी कंटेंट दिए हुए 30-40 पेजेस के नोट्स के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इससे आसान और सरल हो नहीं सकता, प्रैक्टिस आपको करनी है बस। एक बार इस पे बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। राजस्थान सरकार आपने लिख लिया, गृह मानवाधिकार विभाग आपने लिख लिया, उसके बाद में आप क्रमांक लिखिए जैसा कि हमने बात करी, फिर दिनांक लिख दिया, स्थान लिख दिया, यहाँ पे आप लिखेंगे आज्ञा या आदेश। इसके बाद में रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, ये वगैरह ये सारी चीज़ें आपने दे दी। फिर आज्ञा से फिर आपके यहाँ साइन हो गए, आपका नाम हो गया, प्रमुख शासन सचिव हो गया, फिर वापस दिनांक, सेम चीज़। सबसे छोटा फॉर्मेट है इसका, जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता वो कुछ यहाँ लिख रहा है कुछ यहाँ लिख रहा है, इसके चक्कर में उसके 2 नंबर यहीं पे कट जाते हैं और 10 नंबर का है। आप लॉ के कितने भी क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपके पास केस स्टडी आ गई, आप डिकोड नहीं कर पाए, सही से नहीं लिख पाए, तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपको 0 भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ आपको नंबर मिलेंगे, 10 में से 2 ही मिले पर मिलेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे, ये आपको पहले ही बता देता हूँ मैं। फिर वही सेम चीज़ आ गई, क्रमांक आ गया, दिनांक आ गई, और ये प्रतिलिपि आ गई, फिर वापस सिग्नेचर आ गए। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। बाकी ये आगे का फॉर्मेट है और बात करेंगे, पर अभी थोड़ी समय की सीमाएं हैं, 5 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो आप बता दीजिए,
बाकी बैच आएगा जो भी मैं बता देता हूँ लक्ष्य करके, जिसमें हम 15 क्लास रखेंगे। उसका टाइम भी फिक्स कर लेंगे, किस टाइम आपकी क्लास होगी वो भी बता देंगे हम आपको डिस्कस करके। और इसकी जो भी फीस होगी कोशिश करेंगे नॉमिनल रहे, वो आपको सर बताएंगे, मैं सर को बोल दूंगा। और उसके अलावा आपकी अभी जो परफॉर्मेंस है, जिनके नंबर कम आ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बात करी थी, जो इसके 2 पार्ट है, आप इस चीज़ को समझिए। पहला पार्ट है जो ग्रामर का है, जिसमें आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, शब्द शुद्धि आपकी गलत नहीं होने दूंगा, वाक्य शुद्धि आपकी गलत नहीं होने दूंगा, इनकी तो गारंटी समझिए आप, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसके अलावा हम जाते हैं, आपसे लोकोक्ति मुहावरे में क्या पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए भी कुछ हम दे देंगे आपको, 30-40-50 वर्ड्स के आसपास का, तो उनमें से आपको टकरा जाएंगे। नहीं तो आपके पास में जो कंटेंट है जो सर ने प्रोवाइड करवा दिया होगा उससे आप पढ़िएगा, तो आपकी वो चीज़ वहाँ से कवर हो जाएगी। लेकिन यहाँ 10 में से आप 10 नंबर भी स्कोर कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स को मैंने मार्क करके भेजा है कि आपकी ग्रामर अच्छी है, मतलब वो अच्छे से रट सकते हैं। उसके बाद में जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, जिसमें आपको ये चीज़ें लिखनी है, अब आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे कैसे लिखना है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ऐसे को कितने पार्ट में तोड़ के लिखोगे तब जाके आपका इफेक्टिव ऐसे आएगा, नहीं तो एक पेज में आपके शब्द खत्म हो जाते हैं, आगे आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा जाए क्या नहीं लिखा जाए। तो वो कैसे करना है, उसमें भी 4-5 टॉपिक्स हम ले लेंगे जो करंट के हो सकते हैं। तो उन 4-5 का मिला के भी आप लिख के आएंगे ना, तो भी आपके 6 से 8 के बीच में नंबर आ जाएंगे, बशर्ते आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी हो और काट चाट से बचे। फिर इसके बाद में पत्र का हमने आज डिस्कस कर लिया, बाकी का और एग्जाम्पल्स के साथ में और डिस्कस कर लेंगे। जैसे जैसे टेस्ट कॉपी आएगी हम लाएंगे, यहाँ दिखा देंगे। और ऑफेंड नहीं होना, अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, वो कॉपी आ जाए, पीपीटी लग जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको व्यक्तिगत तौर पे टीचर के अलावा कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, सर जानते हैं जिनसे आपकी बात होती है, तो उससे ऑफेंड नहीं होना। बाकी आपके पास में जितना समय है, आप मान के चलिए 15 क्लास रहेगी, 15 घंटे। 15 घंटे के अंदर आपको किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करने में समय देना पड़ेगा, उसका आधा समय है ये। 30 घंटे में आपका किसी सब्जेक्ट का, लॉ के सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं होगा, उतने में आपके ये नंबर पक्के हो जाएंगे 50 में से। ये मैं बता देता हूँ, अगर ठीक ठाक चले आप, अगर आप अभी 30 नंबर पे हैं तो 35 पे जाएंगे, 40 पे भी जा सकते हैं। पर अभी स्टूडेंट के नंबर कितने आ रहे हैं वो स्टूडेंट को खुद को पता है, सबके 30 नंबर से नीचे ही आ रहे हैं। और उनके नंबर जो आ रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, 15 नंबर भी आ रहे हैं और लास्ट 23 या 25। जिसने ये पोर्शन बी पार्ट अच्छे से किया वो 23-25 के आसपास जा रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का है जो हमसे होती नहीं अकेले, वो हम करवाएंगे। ये पार्ट आप कर लेंगे, आपके 10 नंबर ऐड हो जाएंगे। 10 नंबर के साथ में आप अंदर या बाहर, आपको डिसाइड करना है। अभी आपके कुछ डाउट हो तो आप बता दीजिए, बाकी समय तो पूरा हो चुका है आज की क्लास का। इतने सारे लेटर हैं सर, क्या क्या आएगा, कितने ऑप्शन आएंगे? आपको ऑप्शन में ही मिलेगा, 2 में से एक करना होगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर हो सकता है एक ही दिया जाए और उसमें से एक लिखना पड़े। ये हो सकता है कि 2 में आए कि आपको अर्थशास्त्र के पत्र लिखना है या फिर आपको आदेश लिखना है। और तो ये इतने सारे लेटर हैं, कोई 2 लेटर ही आएंगे या 1 लेटर है? अब इनमें से कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे वो अब पेपर डिसाइड करेगा, पर आपको लिखना एक ही है, क्योंकि आपका सेगमेंट 50 मार्क्स का ही है। 50 में से ये मान के चलिए लेटर आपके 10 नंबर लेके जा रहा है, 10 नंबर आपका ट्रांसलेशन लेके जा रहा है, 10 नंबर आपको जो समरी लिखनी पड़ रही है वो लेके जा रहे हैं, और 10 नंबर ऐसे, ये 40 नंबर है। इन 40 में से आप कितने खींच सकते हो वो आपकी इन 15 दिन की प्रैक्टिस बताएगी। और सब कुछ सही रहा, नॉर्मली टीचर नंबर देते इसमें 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 2 नंबर, अगर आपके ठीक से नहीं लिखा हुआ है। वही आपने ठीक लिख लिया, फॉर्मेट समझ गए, तो आपके नंबर आएंगे 5+, 5 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। मैं आरएस मेंस के टॉपर्स की कॉपीज भी यहाँ पे लगवा दूंगा, क्योंकि उनके सिलेबस में भी सेम चीज़ें हैं।
उनके द्वारा भी वही चीज़ें पढ़ी जाती है। तो वो कैसे लिख रहे हैं, जिनमें 7 नंबर दिए जा रहे हैं, 8 नंबर दिए जा रहे हैं, अभी आप इन नंबर पे स्टैंड कर रहे हो, 2 3 5 4, जिनके अच्छे लिख रखे हैं उनको मैंने 4.5 5 दे दिए होंगे, या फिर आप अभी डिमोरलाइज ना हो इसके लिए दे दिए होंगे। बाकी आपको नंबर यहाँ तक ले जाना है 7 से 8, उसमें हम हेल्प करेंगे आपकी, पर काम आपको करना पड़ेगा। और किसी का कोई डाउट? सर टारगेट सेफ स्कोर क्या रहेगा 50 में से? टारगेट सेफ स्कोर, अगर आपको compete करना है हिंदी के स्टूडेंट को, हिंदी का स्टूडेंट है कोई और अच्छा स्टूडेंट है जिसको राइटिंग वगैरह की अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तो वो इनमें नंबर ग्रामर के तो वो 10 के 10 भी ला सकता है। फिर बचे 40 नंबर, 40 में से आपको कोशिश करनी है 25 से 30 नंबर की। ये आप उम्मीद मत रखिए कि 10 में से 10 मिलेंगे, फिर उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल हो जाता है जो कॉपी चेक करते हैं। यूपीएससी की मेरिट भी 51 पर, मेरिट तो खैर कम गई थी पर टॉपर के नंबर भी तो 51% ही तो थे, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा हो तो। लेकिन अभी आप कुछ एग्जाम्पल के लिए 2-3 टॉपिक दे सकते हो? ये जो तीनों चीजें आज पढ़ाई तो मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए उनको लिख के देखूंगी एक बार। अभी आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन मिले हुए हैं। हाँ वो मिले हुए हैं पर मैं उनसे अलग, क्योंकि वो तो आप चेक करके भेजोगे, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ। अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे आज के लिए, जिनको नोट करना नोट कर ही लीजिए आप। स्वयं को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, स्वयं को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर मानते हुए विकास अधिकारी पंचायत समिति आपकी जो भी है उसका नाम लिख लीजिए, को निर्देशित करते हुए स्वच्छ भारत, जोधपुर मानकर उसके बाद जोधपुर मानते हुए विकास अधिकारी पंचायत समिति, जो भी आपकी पंचायत समिति है, को एक निवेदन था, ये जो प्रश्न आप ग्रुप में लिख के डाल देंगे सर? हाँ मैं लिख के फोटो भिजवा दूंगा, मैं बोल दूंगा सर को। ठीक है, लिखना है सर आपको, प्रश्न लिखने में कोताही मत कीजिए। प्रश्न नहीं लिख पा रहे हैं तो उत्तर कैसे लिखेंगे? भेज तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आप कहीं बाहर हो। हाँ जी, हाँ जी, जोधपुर मानते हुए विकास अधिकारी पंचायत समिति जो भी आपकी है को निर्देशित करते हुए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य प्रस्ताव भिजवाने बाबत एक अनुस्मारक का प्रारूप तैयार कीजिए। आपने बोला सिलेबस में नहीं है, यही लिखना है। आप अनुस्मारक लिखेंगे, अगला प्रश्न लिखना है, सेम लिखना है, अनुस्मारक की जगह कार्यालय आदेश लिखना है, फिर सेम प्रश्न लिखना है, कार्यालय आदेश की जगह कार्यालय पत्र लिखना है। सेम प्रश्न 3 तरीके से आप लिखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएंगे, इसीलिए मैं एक ही प्रश्न में तीनों फॉर्मेट लिखवाना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, ओके। सर इसका फॉर्मेट शेयर कर दो बस। ये आप आंसर लिख के भेजिए पहले, उसके बाद में ये चेक होके आएंगे, वो कॉपी दिखाऊंगा, फिर फॉर्मेट शेयर करूँगा, नहीं तो कॉपी हो जाएगा। 1-2 दिन में ये फॉर्मेट भी शेयर कर देंगे। नहीं सर, ये फॉर्मेट जिस फॉर्मेट पे हमें लिखना है वो फॉर्मेट है। जो मैंने अभी डिस्कस करा है वो, और बाकी आपको ग्रुप में भेजे गए होंगे नोट्स, वो रीसेंड करवा दिए जाएंगे। सर फिर ये नेक्स्ट क्लास से पहले शेयर करो, हाँ मैं बोल दूंगा, भेज देंगे हम लोग। हाँ वो सर को भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है थैंक यू सो मच सर। जी। सर ने जो भेजा फॉर्मेट और आप जो फॉर्मेट बता रहे हो वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं कह रहा था कि आप अपना फॉर्मेट अगर शेयर कर। नहीं वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वापस भेज देंगे।
जो भी उसमें एडिटिंग रही होगी वो करवा लेंगे। हो सकता है कोई टाइपिंग एरर हो गई हो, टाइपिस्ट ने कर दिया कुछ, प्रूफ रीडिंग। बाकी मोस्ट ऑफ द सेम ही है, दोनों मैंने ही बना के भेजे हैं तो ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं शायद। और किसी को डाउट? कंक्लूड कर। ठीक है, कल मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, वो टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू, शुभ रात्रि। ओके।